कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब में कलअदम तंजीम TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 6 हो गई। मुताद्दिद जख्मी अहलकार अस्पतालों में जेर इलाज। वजीर आला पंजाब की सदारत में आला सदा इजलास। पुलिस पर फायरिंग करने वालों की शनाख्त का हुक्म। शरपसंद अनासिर को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, उस्मान बुज़दार। रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा न बने। कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली करें। पुलिस शोहदा के मुजरिम जब तक हवाले नहीं किए जाते उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब्बे वतन लोग घरों को लौट जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात। चेयरमैन जनरल नदीम रजा की सदारत में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। मुल्क की दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर तफसीली गौर। अफगानिस्तान में पायदार अमन की अहमियत और खित्ते पर असरात पर भी गुफ्तगू। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। ISPR। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का जायजा इजलास। अथॉरिटी फिरका वारियत खत्म करने में मुआवन साबित होगी। खानदानी निज़ाम और इसके मुआशरे पर असरात पर तहकीक होनी चाहिए। अपनी सकाफत और तारीख के बारे में नौजवान नस्ल को आगाही देने के लिए ड्रामे, कार्टून और फिल्में बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग समेत मईशत के अहम शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हुकूमती इकदामात की बदौलत कारोबार में आसानी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में नुमायां बेहतरी आई है। बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कारोबार दोस्त माहौल से फायदा उठाएं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों के वक्त से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में सियासी डेडलॉक खत्म। साबिक स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो वज़ारत आला के वाहिद उम्मीदवार। सूबाई असेंबली में कल सुबह 10 बजे नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। मुस्तक़बिल की तरजीहात कल असेंबली फ्लोर पर वाज़े करूँगा। अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो। कोरोना की वजह से आलमी मईशत को धचका लगा और महंगाई बढ़ी। रवां साल गुज़श्ता अदवार में लिए गए कर्जों की मद में 12,000 अरब रुपए की अदायगी कर रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से PTV मुनाफा बख्श इदारा बन चुका। मुलाजमीन इदारे की तरक्की के लिए मेहनत और लगन से काम करें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का PTV CBA यूनियन के नौमुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 3 साल में नून लीग के अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए आए। फर्जी नामों से नून लीग के अकाउंट्स में रकम जमा कराई गई। फंड्स ट्रांसफर की रसीदें भी मौजूद नहीं। गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग साबित हुई तो नून लीग पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। भारत का जंगी जुनून फिर सर चढ़कर बोलने लगा। 5000 किलोमीटर तक एटमी वॉरहेड्स ले जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा। भारत अमेरिका के साथ क्वाड माहिदे के साथ रूस से भी बड़े पैमाने पर असलहा खरीदने लगा। भारतीय फौज ने बारामूला में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फौज के इस्लामाबाद, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, बडगाम, पुश्तवाड़ और जम्मू में जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घरों पर छापे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मसम्मत। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में शिकस्त का भांडा फोड़ दिया। अफगानिस्तान में सिस्टम के अचानक बैठ जाने के तमाम तर जिम्मेदार अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह हैं। साबिक हुकूमत की हठधर्मी, लूटमार और खुद गर्जाना पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान तालिबान के पास चला गया। ज़ल्मे खलीलजाद।
पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने के करीब, वैक्सीनेशन और SOPs के मुस्बत असरात, केसेस और अमवात में नुमायां कमी, मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 706 केसेस रिपोर्ट, मजीद 9 अफराद जाम पर। T20 वर्ल्ड कप का 22वां मैच, श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 155 रन्स का हदफ। कौशल परेरा और चरित असालिंका 35-35 रन्स बनाकर आउट। मिचेल स्टार्क, पेट कमिंस और एडम जोम्बा की 2-2 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत और न्यूजीलैंड को सबक सिखाने के बाद ग्रीन शर्ट्स अगले मार्के के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल दुबई में अफगानिस्तान से खेलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर होगा बराह रास्त। दुबई में पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। ग्रुप 2 में ग्रीन शर्ट्स 4 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। और PTV स्पोर्ट्स पर होने वाले वाक़े की इंक्वायरी जारी। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज को ऑफ एयर करने का फैसला। हकाइक वाज़े हो जाने तक दोनों अफराद PTV के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन इंतजामिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। खबरनामे की तफसीलात में सबसे पहले अहम खबर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट में बताया कि इस इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि कलअदम जमात की जानिब से सड़कें खाली करने और पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरिम इदारों के हवाले करने तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा न बने। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों और कलअदम जमातों के एहतजाज में फ़र्क होता है। माजी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने सियासी तहरीकें चलाईं, ये तहरीकें मुसल्लह नहीं थी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बदकिस्मती है कि कुछ नाम नहाद दानिश्वर एक कलअदम जमात की दहशतगर्दी को सियासी मामला जानते हैं। नाज़रीन, पंजाब में कलअदम तंजीम के पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 पुलिस एहलकार शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में इजलास हुआ। इसकी तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी।
لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان کے قیام اور راستوں کی بندش کی وجہ سے عوام کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کسی بھی شخص یا تنظیم کو معمولات زندگی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست یہ ذمہ داری ہر صورت نبھائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست شرپسند عناصر کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دے گی۔ حسان خاور نے کہا کہ مذاکرات کی بجائے کالعدم تنظیم نے تشدد کی راہ اختیار کی۔ حکومت اور ریاست کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس کرے، وہ عوام کو تحفظ دے، ان کی املاک کی حفاظت کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے۔ پنجاب پولیس کے مطابق 6 پولیس اہلکار شہید جبکہ درجنوں اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے کالعدم تنظیم کے تشدد سے زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت کی اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے والے پولیس کے شہداء اور غازیوں کی خدمات کو سراہا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران پولیس پر فائرنگ کرنے والے کارکنوں کی شناخت کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد واقعات سے سرکاری املاک کو نقصان ہوا اور شہری کئی روز سے مشکلات کا شکار ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج تمام دفاعی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق راولپنڈی میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت نے مسلح افواج کی تیاریوں پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین جنرل ندیم رضا کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے ملک کو درپیش چیلنجز، دفاعی اور سلامتی کی صورتحال، تینوں مسلح افواج کے ورک پلان اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ شرکاء نے بدلتی ہوئی صورتحال میں اسٹریٹجک اور روایتی پالیسیز پر بھی غور کیا۔ اجلاس میں افغانستان میں پائیدار امن کی اہمیت اور خطے پر اس کے اثرات پر بھی گفتگو ہوئی۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جنرل ندیم رضا نے کہا کہ قومی سیکیورٹی اور دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے قومی جذبے کے تحت کام کر رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کی بقا اخلاقی اقدار کو مضبوط کرنے میں ہے۔ اخلاقی اقدار کی بہتری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں رحمت للعالمین اتھارٹی پر پیش رفت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام اخلاقیات کی قومی سطح پر بہتری کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اتھارٹی اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیا اور بین الاقوامی سطح پر تحقیق کے ذریعے سیرت طیبہ کے پہلوؤں کے عملی زندگی میں اطلاق کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیرت طیبہ پر ملک میں بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ نشری مواد جیسے کہ ڈرامے، کارٹونز اور فلمیں بنائی جائیں گی جن کا مقصد اپنے کلچر اور تاریخ کے بارے میں نوجوان نسل کو آگاہی دینا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اتھارٹی ارکان کی تقرری میں میرٹ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسلامی خاندانی نظام اور اس کے معاشرے پر مثبت اثرات پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر نجکاری محمد میاں سومرو اور مشیر خزانہ شوکت فیاض ترین نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نجکاری کے عمل سے زیادہ محصولات حاصل کرنے کے لیے یونٹس کی فروخت کے ساتھ ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سمیت معیشت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں محمد نواز ملک کی قیادت میں آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سازگار کاروباری ماحول اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں جن کی بدولت کاروبار میں آسانی کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے کاروبار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے قیام کے ذریعے آئی ٹی شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور ناظرین، افغانستان میں سسٹم کے یوں اچانک بیٹھ جانے کے تمام تر ذمہ دار سابق صدر اشرف غنی اور ان کے نائب امراللہ صالح ہیں۔ واشنگٹن میں کارنیگی انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے کہا کہ اشرف غنی حکومت کی ہٹ دھرمی، لوٹ مار اور خود غرضانہ پالیسیز کے باعث افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل کر طالبان کے پاس چلا گیا۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ اشرف غنی اس بڑی غلط فہمی کا شکار رہے کہ امریکہ ان کی حکومت بچانے کے لیے افغانستان میں موجود رہے گا اور واپس نہیں جائے گا۔
عالمی ادارہ خوراک نے کہا کہ افغانستان میں امداد فراہم نہ کی گئی تو 30 لاکھ شہری غربت کی چکی میں پس جائیں گے۔ ناظرین، مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان حقائق پر مبنی قومی بیانیے پر یقین رکھتا ہے۔ ہمیں حقیقی قومی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے میڈیا کی جدتوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف جعلی خبروں پر مبنی بیانیہ آشکار ہو چکا ہے۔ 20 سال سے مغرب نے پاکستان کا منفی تشخص پیش کیے رکھا۔ معید یوسف نے کہا کہ آج مفروضے حقیقت سے زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پریس ریلیزز یا صرف بیان دینے کا دور نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا دور ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ہے کہ افغانستان نے پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں اپنے سفارت خانوں میں نئے افسران تعینات کیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کرکٹ میچ میں پاکستان کی پہلی کامیابی پر کشمیری طلباء کے رد عمل کے جواب میں بھارت نے انہیں ہراساں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کو مقبوضہ وادی میں امن و امان کی ابتر صورتحال پر تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، جس میں گزشتہ دنوں میں 10 افراد شہید کیے جا چکے ہیں۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، تو آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت اور قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ کے علاقے شیرداری میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ KMS کے مطابق جاوید احمد وانی کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے اسلام آباد، کولگام، گاندربل، بانڈی پورہ، بڈگام، کشتواڑ اور جموں کے اضلاع میں متعدد مقامات پر جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشیاں لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے اور جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی فوج کشی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کرنے پر مقبوضہ کشمیر اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حریت ترجمان نے ایک بیان میں بھارت کے جبری قبضے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے سے روکنے کے لیے ریاستی عوام پر بھارتی فوج کی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی بھی مذمت کی۔ کشمیر اویئرنس فورم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام نبی فائے نے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر کا دن کشمیر کے لوگوں کی اجتماعی ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کیونکہ انہیں اس روز محکوم بنایا گیا تھا۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی کی قیادت میں وفد نے کشمیر پر بھارت کے جبری فوجی قبضے کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پٹیشن پیش کی، جس میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ریاست تریپورہ کے علاقے پانیسا اگر میں انتہا پسند ہندو تنظیم وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں نے ریلی کے دوران مسجد میں توڑ پھوڑ کی اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر حملے کیے۔ ہندو انتہا پسندوں کی توڑ پھوڑ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں شامل لوگوں کو اسلام مخالف نعرے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ادھر بھارت کا جنگی جنون اور جارحانہ عزائم نہ صرف ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہیں بلکہ اب اس کی وحشت 5000 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ جی ناظرین، بھارت نے نئے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا اور اس میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق ایٹمی وار ہیڈز لے کی صلاحیت سے لیس ایگنی 5 میزائل مشرقی ساحلی جزیرے عبدالکلام سے لانچ کیا گیا اور خلیج بنگال میں جا کر گرا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایگنی 5 چین کے لیے پیغام ہے۔ بھارت خطے میں بڑی عسکری طاقت بننے کے لیے بیک وقت امریکہ کے ساتھ کوڈ معاہدے کا حصہ ہے اور دوسری جانب روس سے بھی بڑے پیمانے پر اسلحہ خرید رہا ہے۔ ناظرین، بھارت میں ضلع ہریانہ کے بہادر گڑھ علاقے میں تیز رفتار ٹرک نے کسانوں کے مظاہرے میں شریک خواتین کو رون ڈالا۔ حادثے میں 3 بزرگ خواتین ہلاک ہو گئی جبکہ 3 کی حالت نازک ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بزرگ خواتین سڑک کے کنارے بیٹھی تھیں کہ ان کو ایک بے قابو ٹرک نے رون دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری اپنی آزادی کی جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے LOC پر بہت قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ ناظرین، بلوچستان میں 2 ماہ سے جاری سیاسی ڈیڈ لاک ختم، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ سابق اسپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار احمد۔
بلوچستان میں جاری 2 ماہ سے سیاسی کشمکش، بحران اور ڈیڈ لاک اب ختم ہو چکا ہے۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 130 کے تحت نئے قائد ایوان کو منتخب کیا جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے میر عبدالقدوس پسنجو کو بی اے پی کی اتحادی جماعتوں JWP، HDP، PTI اور BNP عوامی سمیت اپوزیشن بینچز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ میں مشکور ہوں تمام بلوچستان کے پارٹیز کا کہ انہوں نے اعتماد کیا اور ایک ساتھ اعتماد کیا۔ خواہش ہی تھا کہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہو جو سب کو قابل قبول ہو۔ باتوں کی حد تک نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسپیکر کے منصب کے لیے سینئر پارلیمنٹرین میر جان جمالی مضبوط امیدوار ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا مرحلہ مکمل ہونے کو ہے۔ حلف برداری کی تقریب بھی جمعے کے دن ہی گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوگی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن اہم قومی ادارہ ہے۔ ادارے خوشحال ہوں گے تو ملازمین بھی خوشحال ہوں گے۔ ہم سب نے مل کر PTV کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جان لیتے ہیں فہد جاوید سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی CBA ورکر یونین کے 9 منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ آج PTV ایک منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ طویل عرصے کے بعد PTV ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں، تو وہ انشاءاللہ ہم فوری طور کے اوپر گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہے اس کا بورڈ کر کے تو وہ اپنی پروموشنز جو ہیں، اور جو کارکنان ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دکھائیں گے ان کو ہم بونس شروع کریں گے، ان کے لیے بونس اسکیم شروع کریں گے تاکہ PTV کے اندر ایک کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آگے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو۔ اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے CBA ورکر یونین کے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سیکرٹری اطلاعات شہیرہ شاہد، MD PTV عامر منظور سمیت دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے 9 منتخب یونین کے جنرل سیکرٹری چودھری فاروق اور دیگر نے کہا کہ یونین ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ 4 دن سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی اکاؤنٹس میں کئی مشکوک نام پائے گئے اور 3 سال میں ان اکاؤنٹس میں 45 کروڑ روپے آئے۔ فرضی ناموں کے ساتھ فنڈز ٹرانسفر کی رسیدیں موجود نہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پارٹی اکاؤنٹس پر مالیاتی ماہرین کے اعتراضات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال بھی ہونی ہے۔ 2013، 2014، 2015 ابھی یہ صرف 3 سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں جن کے اکاؤنٹس کو ابھی دیکھا گیا ہے، 45 کروڑ روپیہ PMLN کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ جو 45 کروڑ روپے کی رقم ہے اس کے کراس چیکس، اس کی ڈپازٹ سلپس، اس کی کوئی رسید جو ہے یہ آج جو پروزل کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے سامنے فراہم نہیں کر سکے۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے ریکارڈ کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ PTI اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا چکی، سکروٹنی بھی کروا چکی، پروزل بھی کروا چکی، تمام بینک سٹیٹمنٹس دی، 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا، لیکن جو PMLN ہے وہ اپنا ریکارڈ دینے سے قاصر ہے۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی ابھی سکروٹنی ہونی ہے، ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، ادارہ جاتی اصلاحات کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 68 سرکاری اداروں میں 41 اعلیٰ عہدے مختلف وجوہات کی بنیاد پر خالی ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے سرکاری اداروں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کو اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ ناظرین، حکومتی اقدامات کی بدولت برآمدات اور صنعتی پیداوار کے ساتھ زرعی اجناس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خزانہ نے ملکی معیشت کی ماہانہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔
वजारत खजाना के मुताबिक सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए हैं, जबकि गुज़श्ता 3 माह में टैक्स रेवेन्यू 38% इजाफे के साथ 1396 अरब रुपए रहा। पहले 3 माह में तरसीलात ज़र 12.5% इजाफे से 8 अरब डॉलर हो गई हैं। गुज़श्ता 16 माह से तरसीलात ज़र में हर माह 2 अरब डॉलर का इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद का मसर है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्की बरामदात में सालाना 27.9% इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 32 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। ऑटो सेक्टर में 55.33% इजाफा हुआ, जबकि बड़े पैमाने की सनतों की पैदावार में 12.74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में महंगाई की माहाना शरह 9% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता 3 माह में ये शरह 8.6% रही। तवानाई, फूड आइटम्स और वैक्सीन की दरामदात की वजह से जारी खातों के खिसारे में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह में ज़रई कर्जे 14.7% इजाफे के साथ 292 अरब के करीब रहे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने दुबई एक्सपो का दौरा किया, जहां उन्हें पाकिस्तानी पेविलियन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुबई एक्सपो में पाकिस्तान की तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तानी पेविलियन के थीम और पेश करदा सकाफती और तारीखी रंग को सराहा। मुआवनी खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब की ज़ेर सदारत इजलास में माली साल 2021-22 की पहली सहमाही के दौरान वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। शहजाद अरबाब ने कहा कि तमाम वजारतों ने अपने अहदाफ पर मबनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अहदाफ की तकमील के सिलसिले में वजारतों का एक दूसरे पर इन्हिसार और इससे मुतल्लिका रुकावटों को हल करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई और कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों की दर्जाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। मुआवनी खुसूसी ने कहा कि आइंदा हफ्ते वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। नाजरीन, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में अरकान पार्लियामान की शमूलियत के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। शुरका ने कुदरती आफात से निमटने और मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए अवामी नुमाइंदों के किरदार को नागुज़ीर करार दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं हसन तारिक भट्ट से। सेमिनार से खिताब में वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि अवामी हलकों में नाज़रीन, लाहौर में एहतराम इंसानियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शनीला रुत ने कहा कि तमाम मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। हम सबको मिलकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना है और फ़िरकाबंदी को ख़त्म करना है। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर को नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि बाहमी इत्तेहाद से पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। कोरोना केसेस और अमवात में नुमायां कमी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 706 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस के 706 नए केसेस सामने आए, जबकि 9 अफराद लुकमा अजल बने। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। NCOC की टीमें और इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक है। NCOC की टीम ने जिला इंतजामिया के साथ मरी एक्सप्रेस वे और माल रोड मरी के रेस्टोरेंट्स और होटलों के अमले और मालिकान की वैक्सीनेशन की सूरत हाल को चेक किया। वैक्सीनेशन SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद होटल्स, रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया और भारी जुर्माने भी आयद किए। कई होटलों के मालिकान को वैक्सीन न लगवाने पर थाने ले जाया गया। टीमों ने मरी शहर और ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, इनको मौका पर स्पुतनिक और मोडर्ना वैक्सीन की सिंगल डोज भी लगाई। अनीस अवान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर की टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 283 बिस्तरों का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू की सूरत हाल और डेंगू के मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में मरीजों के लिए मजमूई तौर पर 1357 बिस्तरे मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 872 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की तादाद 527 है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 539 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ लाहौर में डेंगू के नए मरीजों की तादाद 423 है। सूबे भर में इस वक्त डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2321 है।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के नसरा टावर को गिराने के अहकामात के बाद वहां के रिहायशों की जानिब से बिल्डिंग को खाली किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ। शाहराह कायदीन और शाहराह फैसल के संगम पर तामीर शुदा 15 मंजिला इमारत को खाली करने की मुद्दत खत्म हो चुकी है। आला अदलिया ने इमारत को गैर कानूनी तौर पर असल रकबे से ज्यादा तामीर के बाइस गिराने का हुक्म दिया था। कमिश्नर कराची को इमारत को गिराने के दौरान इर्द गिर्द की इमारतों को महफूज रखने की भी हिदायत की है। अदालती फैसले के मुताबिक बिल्डिंग को सील किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमती सतह पर इकदामात किए जा रहे हैं। ताहम रिहायशियों ने दरख्वास्त की है कि उन्हें मुआवजा जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए ताकि वो बेहतर मुकामात पर सुकूनत इख्तियार कर सकें। मैं नासला टावर का रेजिडेंट हूँ। 903 का मेरा फ्लैट है। शिफ्टिंग मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। हम तो इसी इसमें थे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको पैसे दिलवाए जाएंगे, तो हम तो इसी में पैसे दिलवाएंगे तो हम दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे और शिफ्ट कर जाएंगे। आज तक किसी ने पेमेंट का पैसों का नहीं पूछा कि पैसे मिले या नहीं मिले, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना बिल्डर की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इमारत के बिल्डर को रिहायशियों को मुआवजा अदा करना है। इमारत की बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं और कई रिहायशियों की जानिब से इमारत को खाली किया जा चुका है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तिजोरी हाइट्स को गैर कानूनी करार दे दिया है। कराची रजिस्ट्री में मामले की समाअत करते हुए 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अराजी की मुंतकली में उजरत के बायस बहुत सी गलतियाँ वाज़ेह हैं। कागजात में रद्दबदल किया गया, जिस वजह से इस इमारत की हैसियत गैर कानूनी हो गई है। उनका यह कहना था कि ये सिलसिला अगर अभी नहीं रुका तो फिर कभी नहीं रुकेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस ज़मीन पर कब्जा है उसकी मुंतकिली हुई ही नहीं। पाकिस्तान रेलवे के वकील ने अदालत को बताया कि तिजोरी हाइट्स की ज़मीन रेलवे की मलकियत है। मामले की मज़ीद समाअत कल होगी। एहसन बोन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एहसन बोन ने 1548 वोट्स हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल सरदार लतीफ़ खोसा को 920 वोट्स मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में एहसन बोन आसमा जहांगीर ग्रुप, जबकि सरदार लतीफ़ खोसा हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार थे। इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सखर, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद में पोलिंग हुई। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी कहती हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है। जल्द तशखीस से ही इसका इलाज मुमकिन है। वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में फ़ॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और आगाही के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने कहा कि हर 8 में से 1 खातून को इस मरज़ में मुब्तला होने का ख़तरा है। बदकिस्मती से देर से इस मरज़ की तशख़ीस होने की वजह से ख़वातीन मौत के मुँह में चली जाती हैं। लिहाजा मुल्क भर की ख़वातीन को ये आगाही देने की ज़रूरत है कि वो अपना मुआयना ज़रूर करवाएं। सेमिनार से सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, पफवा की सदर महविश सुहेल ने भी खिताब किया। तकरीब में तिब्बी माहिरीन ने एक सेशन के दौरान ख़वातीन को इस मरज़ से बचाव के हवाले से आगाह किया। बरवक्त तशख़ीस और मुकम्मल इलाज से ब्रेस्ट कैंसर से सेहतयाबी मुमकिन है। जानलेवा मरज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाने के लिए इदारों, मीडिया और सिविल सोसाइटी को मैदान में आना होगा। बहावलपुर में होने वाले आगाही सेमिनार की तफसील बता रहे हैं मुख्तार अंजुम। बहावलपुर में मुनक्दा ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मिसिज महमूना ज़हूर, रीजनल कमिश्नर गर्ल्स गाइड एसोसिएशन खतीजा माजबीन और सूबाई नायब सदर नदीमा ज़हूर और पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा उज़मा अहमद ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस से मुकम्मल इलाज और सेहतयाबी मुमकिन है। दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि बदकिस्मती से मुनासिब आगाही और तालीम व शऊर न होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज में इजाफा हो रहा है। खवातीन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग को मामूल बनाएं। सेमिनार से रीजनल सेक्रेटरी गर्ल्स गाइड आसिया बानो, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मैडम महविश और दीगर ने भी खिताब किया। ये बहुत हेल्पफुल मुझे लगा है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के सेमिनार अटेंड करेंगे और हमें अवेयरनेस इस चीज़ की होगी तो ही गर्ल्स हम नेक्स्ट मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करने के काबिल होंगे। ये साल गर्ल गाइड का अमन के हवाले से और हम अमन पे काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि हर इंसान का एहतराम करें। गर्ल गाइड हमेशा से आगे है इन बच्चियों को पॉलिश करने में, ताकि वो उनकी क्वालिटीज़ को पॉलिश करके उनके आगे लाएं। बुनियादी मकसद था कि बच्चियां अपने आप को 5 मिनट का टाइम दें सेल्फ असेसमेंट के लिए, क्योंकि 9000 से ज़ायद सालाना केसेस आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीएन ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर।
कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे खबरनामे में, एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किए हैं, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। खबरनामे में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, चंद बरस कबल जिगर की पेवंदकारी के पेचीदा ऑपरेशन के लिए मरीज ज्यादातर दूसरे मुल्कों का रुख करते थे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर जैसे इदारे बच्चों के जिगर की पेवंदकारी जैसे हसास ऑपरेशन भी कामयाबी से कर रहे हैं। तफसील जानते हैं हुमा सदफ से। बच्चों के जिगर की पेवंदकारी इंतहाई नाजुक और पेचीदा अमल है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर ने 15 माह से 12 साल तक की उम्रों के 5 बच्चों के कामयाब ऑपरेशंस करके तारीख रकम की है। हस्पताल पंजाब हुकूमत के ताउन से मुस्तहिक मरीजों को बिला मुआवजा और बिला इम्तियाज तिब्बी सहूलियात फराहम करता है और इन तमाम मरीजों ने भी अपनी सताअत के मुताबिक हस्पताल के साथ मिलकर जुज़वी तौर पर सर्जरीज के अखराजात की अदायगी की। पेरेंट्स को भी एडवाइस करूँगा जिनके बच्चे जो हैं वो सारे मुल्क के अंदर लिवर डिजीज़ के साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विस नहीं मिलती। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो उनको लेके PKLI में आएँ ताकि हम सही तरह उनकी बीमारियों को तशख़ीस करें। इधर सारी फैसिलिटीज़ हैं और फिर उसको जो है लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाया जाए अगर उसकी इंडिकेशन उनमें बनती है। 5 और सर्जरियों में 4 माओं और 1 वालिद ने अपने मासूमों की ज़िंदगी बचाने के लिए जिगर अतिया किए। इन ख़ानदानों का ताल्लुक़ लाहौर, शकरगढ़, डस्का और इस्लामाबाद से है। तमाम मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं और सेहतमंद जिंदगी की तरफ गामजन हैं। PKLI के तर्जुमान के मुताबिक हस्पताल के माहिरीन ने मुख्तसर अरसे में जिगर की पेवंदकारी के 100 से ज़ायद ऑपरेशंस किए। इससे पहले अस्पताल में 200 से ज़ायद गुर्दे के ट्रांसप्लांट भी किए जा चुके हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि 10 साल में पहली बार 96% तरक्याती फंड इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स के शोबों में दूररस इस्लाहात ला रहे हैं। सूबा अपने ज़राए से रवा माली साल 400 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में PSDP और ADP का मजमूई हजम रिकॉर्ड 740 अरब तक पहुँच गया है। सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 98% स्कीम्स मंजूर की जा चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला तुरगर में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले रेस्क्यू 1122 स्टेशन की इमारत और 18 करोड़ लागत की शिगई ता कालाश रोड का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने 12 करोड़ रुपए की लागत से मदाखेल को बिजली की फराहमी का भी इफ्तिताह किया। इससे कबल वज़ीर आला ने पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने सानिया चटका में जाम हक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की।
नाज़रीन, यौम सियाह के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों ने शिरकत की। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर अमजद अजीज़ काजी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में फौजें दाखिल करके रियासती अवाम को यरगमाल बना लिया और फिर 5 अगस्त 2019 को आइन का आर्टिकल 370 और 35A मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। डेनमार्क में तहरीक कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह के हवाले से होने वाली तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम उजागर करने और आलमी बरादरी को भारत का असल चेहरा दिखाने के लिए डैनिश पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। शुरका आलमी बरादरी, डैनिश ऐवान और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की संगीन तरीन सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि 7 दहाइयों में भारत ने कश्मीरी आवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कनाडा में भी यौम सियाह कश्मीर मनाया गया। ओटावा, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में समेत कई शहरों में पाकिस्तानी और कश्मीरी बाशिंदों ने कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ और हक़ खुद इरादियत की हिमायत में मुजाहरा और वेबिनार्स का एहतमाम किया। दारुल हुकूमत ओटावा में पाकिस्तान हाई कमीशन में मुनाकिदा तकरीब में यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश और डॉक्यूमेंट्री का एहतमाम भी किया गया। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो मोदी हुकूमत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर की मदद से सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों की जासूसी के मामले की छानबीन करेगी। अदालत उस्मा ने यह कदम सहाफ़ियों, हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों और कारकुनों की जानिब से दायर करदा एक पिटीशन पर उठाया है। मशरकी इराक के गाँव पर दाइशी हमले में 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सूबा दयाला में मुकादिया शहर के करीब हमले में मुतअद्दिद शहरियों को निशाना बनाया गया। मकतूलिन की तदफीन के मौके पर लवाहिन का कहना था कि मारे जाने वाले अफराद गैर मुसल्लह और बेगुनाह थे। इराकी सदर इब्राहिम सोले ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इराक को गैर मुस्तहकम करने की घिनौनी कोशिश है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहा।